हेलो बच्चों, मैं प्रशांत पाठक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, क्लास 11th के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो आना थोड़ा स्लो हो गया था, डोंट वरी, अब फिर से आनी शुरू हो जाएंगी आपकी वीडियोस। और ये है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का व्यष्टि अर्थशास्त्र का सेकेंड लास्ट चैप्टर। बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 से 4 नंबर आपको ये चैप्टर देगा। कोरोना से पहले ये चैप्टर बड़ा हुआ करता था, लेकिन कोरोना चैप्टर को खा गया और अब चैप्टर छोटा हो गया है। तो बहुत आसान चैप्टर है। आओ चलो स्टार्ट करते हैं और साथ के साथ जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट भी करते हैं। हाँ जी, देखो बच्चों, सबसे पहले आपको इस चैप्टर में ये जानना चाहिए कि बाजार किसे कहते हैं, मार्केट क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम था बाजार के रूप, है ना? कि भाई बाजार के रूप कितने होते हैं, कितने तरीकों का बाजार होता है। तो आपको सबसे पहले यही जानना चाहिए कि बाजार किसे कहते हैं। मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो मुझे लगता है एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी जगह, जरूरी नहीं कि जगह हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया कि एक ऐसी व्यवस्था जहां पे क्या होगा, उपभोक्ता और विक्रेता दोनों आएंगे, कंज्यूमर भी आएगा और उसके अलावा बेचने वाला भी आएगा, और दोनों एक दूसरे के संपर्क में जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, विनिमय होगा, एक्सचेंज होगा। किसका? गुड्स और सर्विस का, वस्तु और सेवा का। बस उसी व्यवस्था को या उसी संपूर्ण क्षेत्र को हम बाजार का नाम दे देते हैं। और मेरी बात याद रखो, जरूरी नहीं है कि बाजार के लिए स्थान हो, ऑनलाइन भी हो सकता है बाजार, है ना? आओ देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है हमारे पास। बाजार से अभिप्राय उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां एक वस्तु के क्रेता और विक्रेता वस्तु के क्रय और विक्रय के लिए एक दूसरे के निकट, मतलब कि संपर्क में आते हैं। बताओ ठीक है? क्या बताया हमने? एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसा क्षेत्र जहां पे क्या होने वाला है, क्रेता विक्रेता आने वाले हैं एक दूसरे के संपर्क में, और क्या करेंगे संपर्क में आके, तो वस्तु का क्रय विक्रय करेंगे। उस व्यवस्था को बाजार कहते हैं। और 1 मार्कर क्वेश्चन कि क्या बाजार के लिए स्थान का होना आवश्यक है? कैसी बात कर रहा है भाई, क्यों आवश्यक है? ऑनलाइन भी तो हो सकता है ना मार्केट। चलिए करिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। आगे है आपके पास कि भाई बाजार के रूप कितने होते हैं। देखो कितने तरीकों का बाजार होता है। एक बच्चा कह रहा है हाँ मुझे पता है, सोम बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार। अबे नहीं नहीं, बाजार के 2 रूप होते हैं। एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और दूसरा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक है, इम्परफेक्ट। और इम्परफेक्ट में 3, अपूर्ण में 3 है। एकाधिकार मतलब मोनोपोली, एकाधिकारात्मक मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और अल्पाधिकार ओलिगोपोली। और खुशी वाली बात यह है कि यही वो है, ये क्या हो गया, यही वो है जो सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है पूर्ण प्रतियोगिता, सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है। इस ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं क्योंकि हमारा सिलेबस नहीं है, हमारा सिलेबस सिर्फ क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब इससे पहले कि इसके बारे में कुछ भी सुनो, एक बात सुन लो, जे भाई साहब होते ही नहीं है। ये एक काल्पनिक बाजार है, ये एक इमेजिनरी मार्केट है, सिर्फ दिमाग में होगा, रियलिटी में ये मार्केट नहीं होता है। चलो इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की डेफिनेशन कि भाई क्या है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। देखो इसकी जो परिभाषा है वो कुछ ऐसी है कि इसकी जो विशेषताएं हैं, इस बाजार की जो खास बात है, उन्हीं को जोड़ जोड़ के इसकी परिभाषा बनाई गई। सबसे पहली बात ध्यान देना कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बड़ी संख्या में, बड़ी कितने, वो बचपन में कहावत कहते थे ना, इतनी इतने ज्यादा जितने तेरे सर पे बाल हैं, है ना, और इतने ज्यादा जितने आसमान में तारे हैं। तो उतनी बड़ी संख्या में क्या होते हैं इसमें, बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं इस बाजार में, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी क्रेता विक्रेता होते हैं, बायर सेलर होते हैं, मतलब जितने भी बेचने वाले हैं, सबकी वस्तु कैसी है, समरूप वस्तु है। समरूप का मतलब होता है एक जैसी, इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस, मतलब बिल्कुल सेम चीज है। और अगली बड़ी बात कि जो प्राइस है ना, प्राइस जो कीमत है ना, वो एक अकेला जो सेलर है, एक अकेला विक्रेता वस्तु की कीमत का निर्धारण नहीं कर सकता है। इसमें वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है, बाजार करती है। परिभाषा समझ में आई आपको? अगर कोई कहेगा कि क्या है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, तो बता दोगे एक ऐसा बाजार, एक ऐसा मार्केट जहां पे लार्ज नंबर में, बड़ी संख्या में कौन होंगे, बायर और सेलर होंगे। सबके पास प्रोडक्ट कैसा होगा,
होमोजीनियस समरूप वस्तु होगी। और कीमत कौन बताएगा? क्या आप एक विक्रेता हो, आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस बता सकते हो? नहीं, इस मार्केट में नहीं, इस मार्केट में प्राइस बताने का काम पूरे बाजार का होगा, अकेले फर्म का नहीं होगा। एक बच्चा कह रहा है सर कुछ एग्जाम्पल दे दो। अबे बेटा नहीं दे सकता हूं एग्जाम्पल, क्योंकि एक काल्पनिक बाजार है। अगर कोई एग्जाम्पल दूंगा तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी कमी आ जाएगी जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बात को फॉलो नहीं करेगी। चलो तुम्हारा दिल रखने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं। हम जहां पे रहते हैं बिल्कुल पास में ही आजादपुर सब्जी मंडी है। तो एक बार मैं गया और मैं गया तो वहां पे पूरी मंडी छोड़ दो, ये मंडी ले आए थे। पूरी मंडी मत देखो, पूरी मंडी मत देखो, मंडी में सिर्फ देखो एक छोटा सा एरिया, आलू मंडी, पोटैटो मार्केट। वहां पे अगर आप गए तो बहुत सारे सेलर बैठे, ये विक्रेता है बहुत सारे, और सब क्या बेच रहे? बहुत सारे सेलर, और सुनो बहुत सारे बायर भी, और मार्केट में खरीदने भी बहुत सारे लोग आए हैं। ठीक है, देखो एक बात पूरी हो गई, बहुत सारे विक्रेता, बहुत सारे क्रेता। और दूसरी बात, सब क्या आवाज लगा रहे हैं? सब एक ही आवाज लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं रोशन बाबू? क्या ले लो? आलू ले लो, आलू, है ना? तो होमोजीनियस प्रोडक्ट भी हो गया कि सब आलू बेच रहे हैं। पर दे तो दिया आपने एग्जांपल में, बेटा गलत एग्जांपल दिया ना। सबके आलू बिल्कुल सिमिलर नहीं होते ना, अलग-अलग क्वालिटी के हैं, तो इसलिए एग्जांपल गलत हो गया, क्योंकि सबके प्रोडक्ट की क्वालिटी में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। लेकिन हाँ, तुम समझाने के लिए खुद को ये एग्जांपल याद रख सकते हो। देखो क्या लिखा है। पूर्ण प्रतियोगिता से अभिप्राय एक ऐसे बाजार की स्थिति से है, पूर्ण प्रतियोगिता से अभिप्राय एक ऐसे बाजार की स्थिति से है, होता है जहां पर बहुत बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता बाजार द्वारा निर्धारित कीमत पर, किसके द्वारा निर्धारित? बाजार द्वारा निर्धारित कीमत पर समरूप वस्तु का लेन देन करते हैं। तो लिया सबने? और आगे देखो क्या लिखा है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रेता एक ही कीमत पर समरूप वस्तु को बेचते हैं। कीमत का निर्धारण फर्म द्वारा, फर्म द्वारा नहीं किया जा सकता है। फर्म का यहाँ पे मतलब है कि एक विक्रेता अकेले बंदे को, अकेले बेचने वाले को फर्म बोलते हैं, और बहुत सारे एक साथ होते हैं तो उसे बाजार या इंडस्ट्री का नाम देते हैं। तो अकेला फर्म जो है वो कीमत का निर्धारण नहीं कर सकता है। कीमत का निर्धारण कौन करेगा? उद्योग, उद्योग मतलब बाजार, इंडस्ट्री करेगी कीमत का निर्धारण। बताइए ठीक है आप? और कैसा बाजार है ये? वास्तविक है या काल्पनिक है? पता होना चाहिए सबको। काल्पनिक बाजार है, मतलब इमेजिनरी मार्केट है। चलिए करिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। अब इस बाजार की कुछ विशेषताएं हैं, और सच कह रहा हूं, कड़वा सच कह रहा हूं, पक्की बात है। एक पॉइंट इसमें से 3 से 4 नंबर का जरूर आएगा। ठीक है, एक पॉइंट कोई भी। सबसे पहली विशेषता पे ध्यान देना, विशेषता भी देखेंगे। विशेषता मतलब कि खास बात क्या है इस बाजार की, और उन विशेषताओं का इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है प्रभाव भी देखेंगे कि इस खास बात की वजह से इस बाजार पे क्या प्रभाव पड़ता है। पहली विशेषता, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता, क्रेता मतलब बायर और विक्रेता मतलब बेचने वाले होते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। ये तो विशेषता हो गई। अब आओ देखो कि इस बात का, इस विशेषता का इस बाजार पे प्रभाव क्या पड़ता है, इंप्लीकेशन क्या पड़ता है। जरा देखो क्या इंप्लीकेशन है इसका, ध्यान देना, पहले समझ लो। देखो इस मार्केट में बेचने वाले बहुत सारे हैं। तो जो बाजार में कुल पूर्ति है, टोटल सप्लाई है, उसमें एक अकेले बेचने वाले का जो हिस्सा होगा वो बहुत कम होगा। बात को समझो। मान लो किसी भी प्रोडक्ट को बेचने वाले, जैसे मैं आपको बताऊं आज खिचड़ी है ना, ठीक है, तो मूंगफली, आज मूंगफली बेचने वाले जो सेलर हैं वो मार्केट में बहुत सारे हैं। मैं अभी आ रहा था आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, मैंने देखा हर थोड़ी देर में एक बंदा मूंगफली बेचता है। तो मार्केट में मूंगफली के सेलर बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, और इसलिए आज मार्केट में टोटल जितनी मूंगफली बिकी होगी उसमें एक अकेले सेलर का, अकेले विक्रेता का हिस्सा कितना रहा होगा? सीधी सी बात है, एक अकेले विक्रेता का हिस्सा उस कुल पूर्ति में छोटा सा रहा होगा। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? मार्केट में अगर किसी वस्तु को बेचने वाले बहुत से विक्रेता होते हैं तो कुल पूर्ति में एक अकेले विक्रेता का छोटा सा हिस्सा होता है, और इसलिए वो अकेला विक्रेता, अकेला बेचने वाला अपनी पूर्ति को बढ़ा के या घटा के बाजार पूर्ति को प्रभावित
नहीं कर सकता है। समझ गए? अगर मान लो जैसा मैंने कहा कि आज बहुत सारे मूंगफली बेचने वाले हैं, ठीक है, बाजार में, तो एक मूंगफली बेचने वाला अगर आज ना आए, तो क्या इस बात का बाजार को कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज जो पूर्ति होनी है, उसमें उसका हिस्सा कितना था? थोड़ा-सा, तो इसलिए उसके होने या ना होने से बाजार को कोई असर नहीं पड़ा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब बहुत सारे विक्रेता होते हैं, जब सेलर बहुत होते हैं, तो अकेले सेलर का जो कुल पूर्ति में हिस्सा होता है, वो छोटा होता है। सेम ऐसे ही इस बाजार में उपभोक्ता भी बहुत है, तो एक अकेला उपभोक्ता कुल मांग का, कुल डिमांड का थोड़ा-सा हिस्सा ही डिमांड कर पाएगा। तो इसीलिए अकेला विक्रेता या अकेला क्रेता, मतलब कहने का मतलब इंडिविजुअल बायर या इंडिविजुअल सेलर मार्केट डिमांड या सप्लाई को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, और इसलिए चुपचाप मुंह पे उंगली डाल के अकेले सेलर को क्या बनना पड़ता है, या अकेले बायर को क्या बनना पड़ता है? कीमत स्वीकारक बनना पड़ता है, प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है। कौन सा प्राइस? जो किसने बताया? वो प्राइस जो मार्केट ने डिसाइड किया है। आओ देखो क्या मैं कह रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ना। लिखा है बहुत बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेताओं के होने के निहितार्थ हैं। निहितार्थ मतलब इंप्लीकेशन, प्रभाव है। क्या है जरा सुनना। विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक है कि कुल पूर्ति में प्रत्येक विक्रेता का हिस्सा महत्वहीन होता है। कह रहा है बेचने वाले इतने ज्यादा हैं कि मार्केट में जो टोटल सप्लाई है उसमें एक का हिस्सा कितना है? महत्वहीन। इंग्लिश इनसिग्निफिकेंट शेयर है। ठीक है, इसका अर्थ है कि एक व्यक्तिगत विक्रेता बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। ये बात समझ लो। जब आपका हिस्सा टोटल सप्लाई में कम होगा तो आप छटपटा के रह जाओगे, आप प्राइस को इफेक्ट नहीं डाल पाओगे। तो वही कह रहा है कि अकेले विक्रेता का छोटा हिस्सा है तो वो चाह के भी कीमत को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार एक अकेला क्रेता का कुल खरीद में हिस्सा उसकी बड़ी संख्या के कारण महत्वहीन होता है, और इसी कारण एक व्यक्तिगत क्रेता बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए। आगे क्या है? इस स्थिति में एक वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा तय होती है। समझ गए? अकेला बायर या सेलर असर नहीं डाल पाया, तो अब कौन करेगा प्राइस डिसाइड? बाजार शक्तियों द्वारा किया जाएगा, और प्रत्येक क्रेता और विक्रेता को उसी कीमत को स्वीकार करना पड़ता है। सारे बायर सेलर को उसी प्राइस को क्या करना होगा? मानना होगा। ये इसका इंप्लीकेशन है, और मैं आपको कह रहा हूं, लिख लो, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कर लो स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, क्या था ये? लार्ज नंबर में बायर और सेलर का इंप्लीकेशन, प्रभाव था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरी विशेषता इस बाजार की देखो क्या है। इस बाजार में समरूप वस्तु होती है। समरूप वस्तु का मतलब है होमोजीनियस प्रोडक्ट। मतलब देखो क्या लिखा है कि आकार में, गुण में, रंग में, मतलब हर तरीके से वस्तु एक जैसी है, और 100% सभी विक्रेताओं की जो वस्तु है वो 100% एक जैसी होती है। समझ जाओ, इसी बात की वजह से ये बाजार में कह रहा हूं कि इमेजिनरी है, काल्पनिक है, क्योंकि ये बाजार कहता है कि बहुत सारे बेचने वाले और सबका प्रोडक्ट कैसा है? 100% एक जैसा है। मतलब किसी के भी प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है, डिफरेंस नहीं है। आकार में, गुण में, रंग में, इन सभी तरीकों से जो है वस्तु एक जैसी है। स्क्रीनशॉट करो, इसका भी फिर इंप्लीकेशन, प्रभाव देखने चलते हैं। कर लो स्क्रीनशॉट। देखो इस बात का प्रभाव क्या है, आप बताओ, सोच के बोलना। आप एक ऐसे बाजार में पहुंचे जहां पे बहुत सारे बेचने वाले और सबका प्रोडक्ट एक जैसा। बताओ, क्या आप किसी भी अकेले फर्म के प्रोडक्ट के लिए ज्यादा कीमत देना चाहोगे? बेवकूफी होंगे अगर हम ऐसा करेंगे। सोच के देखो ना एक बार कि हम जिस बाजार में गए वहां पे बहुत सारे बेचने वाले और सब सेम प्रोडक्ट लेके बैठे हैं, तो क्या किसी के मांगने पर भी हम उसको ज्यादा प्राइस देंगे? नहीं देंगे ना। मतलब जब उपभोक्ता पहुंचेगा तो वो देखेगा, अरे इस बाजार में तो सबका प्रोडक्ट एक जैसा है, तो मैं किसी के भी प्रोडक्ट के लिए एक्स्ट्रा प्राइस क्यों दूं? है ना? तो इसलिए जो है वो एक ही कीमत होगी जो बाजार बताएगा, और सभी उपभोक्ता उसी पर खरीदेंगे। देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है। समरूप समरूप वस्तु होने का निहितार्थ यह है कि क्रेता
वस्तु को एक जैसा समझते हैं, क्रेता उपभोक्ता एक जैसा समझते हैं। क्रेता उद्योग में सभी फर्मों की वस्तुओं के लिए एक समान कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। भाई बायर ने भाप लिया है कि सबकी वस्तु एक जैसी है और हम उसके लिए सेम ही कीमत देंगे। इसका यह भी अर्थ है कि कोई भी व्यक्तिगत फर्म अपनी वस्तु के लिए ऊंची कीमत वसूल नहीं कर सकती। सुन रहे हो, बायर समझ गया कि मैं किसी के लिए एक्स्ट्रा प्राइस नहीं दूंगा क्योंकि सबका प्रोडक्ट एक ही जैसा है, और बेचने वाला भी समझ गया कि अगर मैंने मांगा ना एक्स्ट्रा प्राइस तो कंज्यूमर भाग जाएगा। समझ गए? तो इससे बाजार में एक समान कीमत रहती है। देखो पिछले वाले पॉइंट का भी प्रभाव यही था कि बाजार में एक समान कीमत रहती है, सिमिलर प्राइस रहता है, और इसका भी प्रभाव यही है कि बाजार में एक समान कीमत रहती है। ये पॉइंट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। टोटल 7 पॉइंट है जिसमें से 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 हो गए आपके और दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप इसका भी। आगे देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी। प्रवेश और बहिगमन की स्वतंत्रता। अरे बड़ा खतरनाक हिंदी है रे। प्रवेश मतलब एंट्री है ना, एंट्री, और बहिगमन मतलब एग्जिट मतलब जाना, और स्वतंत्रता का मतलब पता ही है, फ्रीडम। इस बाजार में जो बायर और सेलर है, उपभोक्ता और क्रेता, ठीक है ना, दोनों के विक्रेता, उपभोक्ता और विक्रेता दोनों के आने और जाने की स्वतंत्रता है। मतलब जब जिस भी विक्रेता को ये बाजार छोड़ के जाना है वो जा सकता है, और अगर किसी को भी आना है इस बाजार में व्यापार करने तो वो आ सकता है। मतलब आने जाने की स्वतंत्रता है। बस एक बात याद रखना, ये स्वतंत्रता दीर्घकाल में है। दीर्घकाल मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड में है। अबे भाई समझो ना, कोई शॉर्ट टाइम में छोटे समय में डिसीजन मेकिंग थोड़ा ना कर सकता है। क्या आप छोटे समय में निर्णय ले सकते हो? निर्णय लेने के लिए हमें क्या चाहिए? डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए? दीर्घकाल चाहिए। तो इसलिए इन्होंने बोला कि इस बाजार की एक और विशेषता कि कोई भी विक्रेता कभी भी लॉन्ग रन में, दीर्घ समय में आ सकता है, और किसी को लगता है जाना है तो वो जा भी सकता है। तो आप इस विशेषता का भी स्क्रीनशॉट कर लो, और इंप्लीकेशन इसका बता रहा हूं। देखो क्या लिखा है, प्रत्येक विक्रेता को उद्योग में प्रवेश करने और बहिगमन करने की स्वतंत्रता होती है। नई फर्मों के प्रवेश और वर्तमान फर्मों के बहिगमन में कोई कृत्रिम में प्राकृतिक अवरोध नहीं होता है। अवरोध मतलब कोई रुकावट नहीं होती है। इससे दीर्घकाल में असामान्य लाभ और असामान्य हानि का अभाव होता है। क्या है असामान्य लाभ असामान्य हानि, मैं आपको समझाता हूं, लेकिन इसका अभाव होता है। ये देखो क्या है असामान्य लाभ और असामान्य हानि, हम उसकी बात करते हैं, जरा समझने की कोशिश करना। देखो बच्चा, एक वर्ड होता है सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। सामान्य लाभ का मतलब है आपका एआर और एसी बराबर है। एआर एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम, और एसी एवरेज कॉस्ट, औसत लागत, दोनों अगर बराबर है, आगम और लागत बराबर है, तो आप सामान्य लाभ में हो। और इस बाजार में दीर्घकाल में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, इसलिए ये बाजार में सभी उत्पादक हमेशा कैसा लाभ कमाते हैं? सामान्य लाभ। कोई भी असामान्य लाभ नहीं कमा सकता। कहने का मतलब कि कभी भी किसी का भी एआर बड़ा नहीं हो सकता है एसी से, इसे असामान्य लाभ कहते हैं। क्यों नहीं हो सकता सर? एआर बड़ा क्यों नहीं हो सकता एसी से? बेटा एआर बड़ा होने का मतलब है कि असामान्य लाभ हो गया, मतलब ज्यादा लाभ होना शुरू हो गया। आप बताओ, इस बाजार में बहुत सारे विक्रेता हैं जो असामान्य लाभ कमा रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, और नए 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 सेलर का आना अलाउ है। क्या होगा? मान लो ये बाजार यहाँ चल रहा है और हम बहुत सारे यहाँ पे सेलर पहले से, और हम अब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, और आप भी बेचने की प्लानिंग कर रहे हो, आप भी कुछ बेचने की प्लानिंग कर रहे हो, तो इस लाभ को देख के आप भी इस बाजार में क्या हो जाओगे? आ जाओगे ना। कहने का मतलब कि अगर किसी भी बिजनेस में अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है, बहुत प्रॉफिट होता है, तो नए विक्रेता क्या कर जाते हैं? नए विक्रेता एंटर हो जाएंगे। अच्छा रोशन बाबू हमको समझा रहे थे, हमें लगा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हमरे। ठीक है, नए विक्रेता, नए सेलर मार्केट में एंटर हो जाएंगे। परिणाम बोलो, रिजल्ट बोलो, नए बेचने वाले आ गए, बाजार में पूर्ति बढ़ जाएगी। पूर्ति बढ़ती है तो क्या होता है? किसी भी चीज की पूर्ति बढ़ती है तो क्या होता है? प्राइस घटता है, कीमत गिरती है। अरे बच्चों यार, कीमत का ही दूसरा नाम एआर है। एआर गिरेगा, कब तक गिरेगा? जब तक एआर बराबर ना हो जाए किसके? एसी के। सुना आपने? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? कि जैसे ही असामान्य लाभ होगा, उस लाभ को देखते ही नए विक्रेता दनादन दनादन मार्केट में एंटर।
मार्केट में पूर्ति ज्यादा तो कीमत कम। अरे हाँ, जो चीज आसानी से मिलती है वो सस्ती मिलती है यार। पूर्ति ज्यादा तो कीमत कम, कीमत का दूसरा नाम एआर, जो ज्यादा था, है ना, वो एआर घटेगा और घट के एसी के बराबर आ जाएगा, मतलब दोबारा सामान्य लाभ। इसका उल्टा भी सोच के देख लो अगर मन कर रहा है। अगर कभी इस बाजार में एआर छोटा हो गया एसी से तो हानि हो रही है। बोलो हानि है ना। लागत ज्यादा और आगम कम तो हानि। हानि देख के क्या होगा, जैसे आना अलाव है वैसे जाना भी अलाव है, तो विक्रेता लोग क्या करेंगे, कहेंगे भागो। क्यों? क्योंकि हानि हो रही है। जब वो भागेंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, पूर्ति कम। नियम पता है तुम्हें, पूर्ति कम तो चीज की कीमत ज्यादा। कोरोना के टाइम ऑक्सीजन की पूर्ति कम हो गई थी तो ऑक्सीजन महंगा हो गया था, याद आया। पूर्ति कम तो कीमत ज्यादा, कीमत का ही दूसरा नाम क्या है, एआर, है ना। तो एआर बढ़ेगा और एआर बढ़ के किसके बराबर हो जाएगा, एसी के। मतलब हमें क्या मिलना शुरू हो जाएगा, सामान्य लाभ। कहने का साफ और सीधा मतलब इस बाजार में लॉन्ग रन में, दीर्घकाल में नए आ सकते हैं। इसलिए अगर किसी ने असामान्य लाभ कमाया तो नए सेलर आ जाएंगे, दोबारा सामान्य हो जाए। और अगर हानि हुई तो पुराने वाले भाग जाएंगे, सप्लाई कम हो जाएगी, कीमत गिर जाएगी, दोबारा से सामान्य हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये बाजार लॉन्ग रन में सिर्फ सामान्य लाभ कमाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट कर लो करना है तो, और इसको रीड मैं कर दूं तुम करो, कर लेंगे। रोशन कह रहा है कर लेंगे, लेकिन मैं इसका कहना नहीं मानूंगा, मैं कर देता हूं तुम्हारे लिए रीड। ठीक है, मान लू क्या इसका कहना, मानू नहीं मानू, आ गया। चलो ठीक है, इसको रीड कर लेना। रोशन का कहना मान लेते हैं, जो मैंने समझाया वही यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो इसको भूख लगी है, हम अभी वीडियो बना रहे हैं, नाइट में थोड़ा सा लेट हो गया है, इसको भूख लगी है। तो बच्चों हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है कि क्रेता और विक्रेता के पास पूर्ण ज्ञान। यार एक बात बताओ, बायर और सेलर को परफेक्ट नॉलेज है, किस बात की नॉलेज है रे? नॉलेज इस बात की है कि बायर और सेलर, बेचने और खरीदने वाले दोनों को यह पता है कि सबकी वस्तु भी सेम है, ठीक है, और सबका कीमत भी सेम है। तो इसीलिए किसी बेचने वाले में यह हिम्मत नहीं होगी कि वो ज्यादा कीमत मांग ले, और अगर किसी ने मांग भी लिया तो किसी खरीदने वाले में यह हिम्मत नहीं होगी, मतलब मन नहीं होगा उसका कि वो ज्यादा कीमत दे दे। बस इसी बात को यहाँ पे बोला गया। और इसका भी प्रभाव, इसका भी इंप्लीकेशन यही है कि बाजार में एक समान कीमत पाई जाती है, क्योंकि किसी में एक्स्ट्रा मांगने की हिम्मत नहीं है, और मांग भी लिया तो कोई उपभोक्ता एक्स्ट्रा देगा नहीं। आओ देखो, पूर्ण ज्ञान से अभिप्राय है कि दोनों क्रेता और विक्रेता को बाजार की कीमत की पूरी सूचना है। इसका निहितार्थ है कि कोई भी फर्म अलग कीमत वसूल करने की स्थिति में नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं कि ज्यादा कीमत मांग पाए, और कोई भी क्रेता ऊंची कीमत नहीं देता है। परिणाम स्वरूप बाजार में एक समान कीमत पाई जाती है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, बस ये है कि यहां तक जो ये 4 पॉइंट है, ये 3 से 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाले 3 पॉइंट और छोटे छोटे हैं। तो वो जो 3 पॉइंट है वो आपके एक एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट कर लो इसको। आओ 5वां पॉइंट देखो क्या है, उत्पादन, उत्पादन के कारक या उत्पादन के संसाधन की पूर्ण गतिशीलता, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के जो संसाधन है वो पूरे गतिशील है। 4 संसाधन है, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, साहस को उद्यम भी बोलते हैं। ये चारों संसाधन पूरे गतिशील है। जो भी उत्पादक इसके लिए ज्यादा कीमत देगा, ये संसाधन उसी के पीछे पीछे चल लेंगे। इन संसाधनों के बिना उत्पादन करना संभव नहीं है। देखो क्या लिखा है, उत्पादन के संसाधन भूमि, श्रम, पूंजी और साहस पूर्णतः गतिशील होते हैं। उनके आवागमन पर कोई भी भौगोलिक या फिर व्यवसायिक प्रतिबंध नहीं होता है। साधन जिस भी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ कीमत पाते हैं उनमें जाने के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब ये संसाधन को जो भी उत्पादक अच्छी कीमत देगा, इनके बिना उत्पादन नहीं कर सकता ना वो, तो जो भी इसे अच्छी कीमत पे खरीदेगा उसी के पास ये संसाधन चले जाएंगे, क्योंकि संसाधन पूर्णतः गतिशील है। सारे पॉइंट्स में सबसे कम इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट यही है बच्चों, कर लो इसको भी स्क्रीनशॉट। चलो आगे है आपके पास
आगे है आपके पास यातायात लागत का अभाव, अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यार पहले तो तुम बताओ यातायात लागत क्या होती है? चीज को लाने और ले जाने का खर्चा, है ना? अब ये बाजार तो है नहीं, सचमुच में तो है नहीं ये बाजार, तो इसलिए हम इस बाजार में क्या मानते हैं कि जो भी उपभोक्ता जहां से खरीदना चाहे वहां से खरीद सकता है, और जो भी बेचने वाला जहां पे बेचना चाहे वहां से बेच सकता है। मतलब कोई भी विक्रेता किसी उपभोक्ता से ये कह के एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगेगा कि अरे ये तो हम बहुत दूर से लाए हैं, ये इसमें तो ये खास बात है, ठीक है, ये यहाँ का प्रोडक्ट नहीं है, ये फॉरेन का प्रोडक्ट है, इसलिए हम महंगा बेच रहे हैं। ऐसा करके कोई भी किसी से एक्स्ट्रा पैसे इस मार्केट में नहीं ले सकता है, क्योंकि हमारी मान्यता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यातायात लागत जीरो होगी यहाँ पे। देखो, बाजार में एक समान कीमत सुनिश्चित करने के लिए यह मान लिया जाता है कि यातायात लागत शून्य है। एक जैसा प्राइस रखने के लिए मान लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है? जीरो है। एक उत्पादक अपनी वस्तु को किसी भी स्थान पर बेच सकता है और एक क्रेता मतलब खरीदार अपनी मर्जी से उसे किसी भी स्थान से खरीद सकता है। ठीक है, हाँ सब बढ़िया है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। आगे क्या है पॉइंट का नाम देखो, विक्रय लागत का अभाव, अब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। बिक्री लागत, बेचने की लागत, सिंपल भाषा प्रचार करने की लागत। आप मुझे बताओ प्रचार कब करना होता है, एडवर्टीजमेंट कब करना होता है? आजकल दिल्ली में इलेक्शन का टाइम है और बहुत एडवर्टीजमेंट कर रही है बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सब एडवर्टीजमेंट कर रही है। तो वो एडवर्टीजमेंट में क्या बताने की कोशिश कर, क्या कहते हैं ये लोग कि हम सब तो सेम हैं, ये बताते हैं क्या? ये एडवर्टीजमेंट में क्या बताते हैं? बीजेपी वाले बताते हैं हम इन मामलों में आम आदमी पार्टी से अच्छे हैं, आम आदमी वाले बता रहे हैं हम इन मामलों में बीजेपी और कांग्रेस से अच्छे हैं, कांग्रेस बता रहा है कि भैया 15 साल पहले दिल्ली कैसी थी देखो अब कैसी हो गई। मतलब सब अपनी विशेषता और दूसरे की कमी गिनवा रहे हैं। तो जब आप में और दूसरे के प्रोडक्ट में डिफरेंस होगा तो प्रचार करना पड़ेगा, लेकिन जब सबका प्रोडक्ट सेम होगा तो क्या तो भी प्रचार करना होगा? तब आप क्या बताओगे कि हमारे अंगूर भी उतने ही खट्टे हैं जितने बगल वाले के हैं, ये कह के प्रचार करोगे क्या? तो मतलब इस बाजार में सबकी वस्तु कैसी है? एक जैसी, तो प्रचार की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए लिखा है कि बिक्री लागत का अभाव होता है। यहाँ देखो, विक्रय लागत से अभिप्राय वस्तु के विज्ञापन की लागत से, विज्ञापन प्रचार का खर्चा से होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता को पूर्ण ज्ञान होता है कि कारण कोई भी विक्रय लागत नहीं होती है। मतलब सबको पता है कि कोई भी बिक्री लागत नहीं है। बिक्री लागत होगी कैसे? सबकी वस्तु कैसी है? एक जैसी है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लो, 1 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, अब इसके अलावा एक दो चीजें मुझे आपको और बतानी है, ध्यान से सुनना। एक तो बच्चों एक वर्ड होता है एक है पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता में तो ये 7 विशेषताएं। एक होता है शुद्ध प्रतियोगिता। याद रखना, अगर कभी कोई कहता है शुद्ध प्रतियोगिता क्या है, प्योर कंपटीशन, तो आपको पता होना चाहिए उसमें 3 ही विशेषता होती है। पहला, बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता। दूसरा समरूप वस्तु। और तीसरा आपका ये प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता। याद रखना, अगर 3 विशेषता है, लार्ज नंबर में बायर सेलर मतलब बहुत सारे क्रेता विक्रेता, समरूप वस्तु और आने और जाने की स्वतंत्रता, तो ये 3 विशेषताओं वाला जो बाजार होगा वो होगा शुद्ध प्रतियोगिता। और अगर 7 की 7 विशेषताएं एक ही बाजार में है ये, तो वो है पूर्ण प्रतियोगिता। ये आप ध्यान रखना, 1 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, एक छोटी सी बात और सुनो बेटा, अगर आपसे कोई ये कह दे कि ये बता पूर्ण प्रतियोगिता बाजार प्राइस टेकर है या प्राइस मेकर है, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्म होते हैं, उत्पादक, वो कीमत खुद बनाते हैं या कीमत मानते हैं? तो आप सबको पता है कि कीमत वो मानते हैं। एक उत्पादक इस बाजार में कीमत खुद नहीं बना सकता, वो कीमत मानता है। और कौन बना के देता है उसे कीमत? बाजार बना के देती है। कैसे देती है बेटा? ये देख कैसे होता है ये है बेटा वाई एक्सिस x0, यहां पे डाल दिया हमने प्राइस, यहां पे डाल दिया डिमांड एंड सप्लाई। और ये बेटा हम ग्राफ बना रहे हैं बाजार के लिए। सबको पता है कि पूर्ति का वक्र कैसा होता है? पॉजिटिव स्लोप, धनात्मक ढलान। और मांग वक्र कैसा होता है बेटा? ऋणात्मक ढलान।
और दोनों एक दूसरे को बिंदु ई पे काट रहे हैं और यहीं पे जो कीमत है मान लो 10 रुपए, तो ये कीमत बाजार ने बता दी कि भैया डिमांड और सप्लाई ने मिलकर डिसाइड किया कि कीमत 10 रुपए है। और अब इस बाजार में जितने भी उत्पादक हैं चुपचाप मुंह पे उंगली रख के सभी उत्पादकों को इस कीमत को मानना होगा। मतलब जो भी डिमांड एंड सप्लाई करने वाले होंगे सबको, ये रहा प्राइस, सारी फर्मों को, फर्म समझ गए ना बेटा, फर्म मतलब उत्पादक, जितने भी उत्पादक होंगे सबको इसी कीमत को मानना होगा। तो आप सबको पता होना चाहिए कि इस बाजार में बाजार कीमत बनाती है और फर्म चुपचाप उस कीमत को मान लेता है। इसके लिए ग्राफ याद रखें। और बेटा ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये ग्राफ इस बाजार का मांग वक्र है, ये भी ध्यान रखें। तो 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र कैसा होता है, तो एक्स अक्ष के समांतर होता है। आपने मांग के चैप्टर में पढ़ा था, इसे पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं क्योंकि कीमत स्थिर रहेगी और उसी कीमत पे बार बार मांग बदल रही है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें कि इस बाजार में मांग वक्र कैसा होता है, पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक है, और कौन कौन डिसाइड कर रहा है कीमत, बाजार डिसाइड कर रही है और फर्म चुपचाप मान रहा है। एक बार 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया, कहता है एक्सप्लेन करो कि इस मार्केट में फर्म को, उत्पादक को, फर्म मतलब एक उत्पादक को कीमत स्वीकारक क्यों बनना पड़ता है। तो बेटा आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लो। तो आप सबको पता है कि अभी आपने 7 विशेषता पढ़ी और उसमें से 3 बातें ऐसी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फर्म को क्या बनना पड़ता है, कीमत स्वीकारक। पहला ये जो है बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता, इस विशेषता का भी आपने पढ़ा ना प्रभाव, क्या था इसका प्रभाव कि भाई विक्रेता को क्या बनना पड़ता है, कीमत स्वीकारक। दूसरा समरूप वस्तु, इसका भी प्रभाव क्या था कि विक्रेता को क्या बनना पड़ता है, कीमत स्वीकारक। तीसरा आपका इसमें ऐसा नहीं था, इसमें था सामान्य लाभ। उसके बाद इस वाले पॉइंट को देखो आप, हाँ जी, पूर्ण ज्ञान, क्रेता विक्रेता को पूर्ण ज्ञान, तो इसका भी प्रभाव क्या था कि क्या बनना पड़ता है यहाँ पे, कीमत स्वीकारक। तो याद रखो, कोई कहेगा कि कीमत स्वीकारक क्यों बनना पड़ता है, परिभाषित करो, तो 3 बातें बताना, बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता, समरूप वस्तु और सभी क्रेता विक्रेताओं के पास पूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है ना, तो इन 3 बातों की वजह से इस बाजार में सभी विक्रेताओं को क्या बनना पड़ता है, कीमत स्वीकारक। ठीक है, अब मुझे भी बहुत नींद आ रही है आपको भी आ रही होगी, पढ़ने में तो बच्चों को नींद ही आती है ना। ठीक है, लेकिन बच्चों छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूं कि आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाइए आराम करिए। ठीक है, मतलब यार अगर वीडियो मॉर्निंग में देखोगे तो देखते ही सुबह आराम मत करने चले जाना, रात को हम बना रहे हैं उसी हिसाब से बोल रहे हैं कि जाइए और आराम करिए। चलिए खत्म करते अपनी बात को, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय श्री राम।